हेलो। मैं चेतन लाल रेगर, स्वआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में एक नई अवधारणा का शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसके अर्थ को समझना आवश्यक है। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहाँ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्त्रीकरण का अभाव हो, ऐसी कोरी कल्पना है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही कि वहाँ असमानता न हो। इसके संबंध में समनर्न की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ण घृणा उपस्थित नहीं रही। अनेक मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों में समानता का उल्लेख किया, किंतु उनमें भी आज के समाज की भांति सामाजिक विषमता के आधार पर समाज में दोनों स्थितियाँ रही है। उच्चता की भी रही है तो निम्नता की रही है, और इसमें भेद भी रहा है। जैसा कि गिटलर ने भी कहा था कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर अवश्य पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच रंग, रूप, नाक नक्शा, लंबाई चौड़ाई, आयु, लिंग आदि के आधार पर पाए जाने वाला जो अंतर है वो व्यक्तिगत विभेदीकरण कहलाता है। जबकि कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता, पद के आधार पर पाए जाने वाले अंतर को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। जब हम सामाजिक विभेदीकरण के आधार पर पाए जाने वाले अंतर के बारे में विचार करते हैं तो हमें देखने में आता है कि इनमें उच्चता और निम्नता के भाव जुड़े हुए होते हैं, और वह सामाजिक स्त्रीकरण को जन्म देता है। तो हमें से पहले सामाजिक स्त्रीकरण के अर्थ को समझना आवश्यक है। अगर हम अर्थ एवं परिभाषा के बाद ही हम इसमें कुछ आगे चर्चा कर सकेंगे। तो सामाजिक स्त्रीकरण जो समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्त्रीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी से लिया गया है। भूगर्भ में शास्त्र में मिट्टी और चट्टानों को विभिन्न स्तरों में यानी लेयर में बांटा गया है। तो समाज में भी उसी प्रकार की अनेक सोशल लेयर्स हैं, सामाजिक परतें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज में अपनी जनसंख्या को आप आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, जाति, धर्म और शिक्षा, प्रजाति आदि के आधार पर ये उच्चता और निम्नता की स्थिति देखी जा सकती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिस भट्ट ने इसकी एक डेफिनेशन बताई है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज के उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होती है। इसी प्रकार रेमंड मूरे ने भी स्त्रीकरण के संबंध में एक परिभाषा दी है, और परिभाषा के अंतर्गत कहा है कि स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षितिज विभाजन है। इसी प्रकार टालकट पार्सन्स ने भी
सामाजिक स्त्रीकरण को डिफाइन किया और लिखा है, किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विभाजन में ही विन्यास में विभाजन ही स्त्रीकरण है। इसी प्रकार ऑगबर्न और निमकोप के अनुसार भी इसकी परिभाषा में कहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूह को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिसे स्त्रीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस सब परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट है कि सामाजिक स्त्रीकरण द्वारा समाज में विभिन्न उच्च एवं निम्न समूह में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है और ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को यह बनाए रखने में, समाज की स्थिरता को कायम रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर अब हमें ये कन्फ्यूज होता है, ये संशय होता है कि विभेदीकरण और स्त्रीकरण दोनों क्या है। तो सामाजिक स्त्रीकरण को अधिक स्पष्टता समझने के लिए हमें विभेदीकरण की अवधारणा को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक विभेदीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आयु है, लिंग है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, धर्म है, जाति है, शिक्षा है, भाषा है, उनकी प्रॉपर्टी है, ये सभी जो आधार हैं ये व्यक्तियों को अनेक प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया है। तो इसी प्रक्रिया को हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। सामाजिक विभेदीकरण भी समाज में आदिकाल से चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही आयु, लिंग एवं रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता रहा है और सामाजिक विभेदीकरण का जो अर्थ को स्पष्ट करते हुए लमले नामक समाजशास्त्री ने लिखा है कि विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नता का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। इसी प्रकार न्यू मेयर ने भी सामाजिक विभेदीकरण के संदर्भ में कहा कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक जैविकीय, वंशानुगत, सामाजिक विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, व्यक्तिगत व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उपलब्धियों, समूह की रचना, अनेक व्यक्तियों और समूह द्वारा समाज में जो भिन्नता उत्पन्न होती है वो सामाजिक विभेदीकरण का आधार के रूप में सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि इस परिभाषाओं से तो ये तो स्पष्ट ही हो गया है कि व्यक्ति और समाज जो भिन्नताएं पाई जाती है वो समाज में विभेदीकरण उत्पन्न करती है। अगर विभेदीकरण को हम और अधिक स्पष्ट करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। विभेदीकरण की जो पहली विशेषता है वो ये है कि विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। उससे श्रेष्ठता और निम्नता के भाव प्रकट नहीं होते। उदाहरण के लिए हम लोगों को उनके लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष में, आयु के आधार पर बालक, युवा या वृद्ध में विभाजित करते हैं, तो ये विभेदीकरण कहलाएगा। दूसरी विशेषता ये है कि विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति विभेदीकरण के प्रति जागरूक है। हर व्यक्ति ये जानता है कि वह लिंग, आयु, रंग और अन्य आधारों पर दूसरों से भिन्नता रखता है। तीसरी विशेषता, सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य एवं स्पष्ट कारकों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे लिंग है, आयु है, प्रजाति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, आर्थिक प्रगति है के आधार पर हम व्यक्तियों में परस्पर भेद कर सकते हैं। तो ये ही आधार ही
विभेदीकरण को विकसित करते हैं। इसी प्रकार से चौथी विशेषता जो विभेदीकरण की है वो ये है कि विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है वो अव्यक्तिक है, अर्थात इसका संबंध जो है समूह एवं समाज को भिन्नता के आधार पर विभाजित करने से है, इसमें विरोध और संघर्ष पैदा करने से नहीं। इसी प्रकार पांचवी विशेषता है कि विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात ये आदिकाल से ही सभी समाजों में व्याप्त रही है। तो ये हुई हमारे विभेदीकरण के संदर्भ की बातें। अब हमें ये जरूर देखा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण की जो आवश्यकता है वो क्या है। मानव आदिकाल से ही समाज में समानता पैदा करने एवं विभिन्नता को समाप्त करने का प्रयास किया है। समाजवादी समाज भी स्थापना उसकी एक कल्पना पर निर्भर है, किंतु वास्तव में ऐसे समाज की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना का जो निर्माण है विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों से होता है। इन परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों को बैठाकर उनसे कार्य लेना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और पदों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा भी लोगों को देनी होती है। इसके लिए समाज में स्त्रीकरण को जन्म देना होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्त्रीकरण लोगों को पद प्राप्त करने और उनके अनुरूप भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। समाज में जो स्त्रीकरण की आवश्यकता हुई उसके भी कुछ कारण रहे हैं, जिसके कारण समाज में ये जो उच्चता और निम्नता की स्थिति देखी जा सकती है। तो वो कौन से कारण हैं? उसमें पहला कारण जो है वो ये है कि समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदों की रचना करता है और विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है। किसी पद के लिए अधिक प्रशिक्षण देना होता है तो किसी के लिए कम। कोई पद अधिक जिम्मेदारी वाला होता है तो कोई कम। तो पद एवं दायित्व के अनुसार ही समाज को लोगों को कम या अधिक पुरस्कार प्रदान करता है। तो इस कारण समाज में भेदभाव एवं उच्चता एवं निम्नता का कर्म पैदा होता है और समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है। तो इस स्त्रीकरण को रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी पदों एवं दायित्वों के भिन्नता के अनुसार पुरस्कारों में भिन्नता पाई जाती है और वहाँ पर भी यही सामाजिक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। दूसरा जो कारण रहा है वो ये है कि प्रत्येक पद पर ऐसे आदमी बैठाने होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभा सके, परिश्रम एवं लगन के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसीलिए समाज विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था करता है और लोगों को उनकी योग्यता, बुद्धि एवं रुचि के अनुसार विभिन्न पद प्रदान करता है। इस प्रकार पदों का जो विभाजन है, प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट पुरस्कार समाज का आवश्यक अंग है और इसे ही हम स्त्रीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दो जो कारण हैं ये मुख्य रूप से समाज में एक उच्चता और निम्नता की स्थिति को पैदा करते हैं, जिसको हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। अगर हम सामाजिक स्त्रीकरण को और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो सामाजिक स्त्रीकरण की जो विशेषताएं जो मुख्य रूप से ट्यूमिन नामक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाजशास्त्र स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं बताई है। उसमें पहली विशेषता ये है कि सामाजिक स्त्रीकरण की जो प्रकृति है वो सामाजिक है, अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। समाज के सभी लोग समान मूल्यों एवं व्यवहार के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण की आयु, रंग,
यौन भेद के आधार पर ही नहीं बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न पदों परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप में स्त्रीकरण को स्वीकार भी करता है। तो इस प्रकार से पहली विशेषता जो है वो उसकी प्रकृति को लेकर बताया गया, जो कि सामाजिक होती है। दूसरी जो विशेषता है कि सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है समाज में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे। तो वर्तमान समय में अर्जित गुणों का अधिक महत्व है। तो मार्क्स ने भी इसके संबंध में बताया था कि प्रत्येक जो युग है उसमें दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार वर्ग स्त्रीकरण जो है प्रत्येक समाज में विद्यमान रहा है। तीसरी जो विशेषता है वह है कि सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। यानी आदिकाल से लेकर आज तक कोई ऐसा समाज नहीं पाया है जिसमें स्त्रीकरण नहीं हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, किंतु सामाजिक स्त्रीकरण सर्वत्र विद्यमान रहा है। बोटोमोर ने भी लिखा था कि सामाजिक वर्गों एवं स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। इसी प्रकार चौथी जो विशेषता है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में वो ये है कि सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। अर्थात विश्व के सभी समाज सभी कालों में सामाजिक स्त्रीकरण का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इनके रूप स्वरूप भी देखे जा सकते हैं। अति प्राचीन काल में सामाजिक स्त्रीकरण का जो सरलतम आधार था वह था यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता था। तो यूरोप में वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया है। और मध्य युग में दास एवं स्वामी ये दो प्रमुख स्वरूप स्त्रीकरण के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार अमेरिका और अफ्रीका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। इस प्रकार सभी समाजों में स्त्रीकरण का जो प्रचलन है किन्हीं सामान्य नियमों द्वारा न होकर के स्थान, परिस्थिति एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित रहा है। और अंतिम जो विशेषता है स्त्रीकरण की वह है कि सामाजिक स्त्रीकरण परिणामिक है। परिणामिक है किस प्रकार है? इसके संदर्भ में ट्यूमेन ने कहा कि सामाजिक जो स्त्रीकरण है वो परिणामिक है। ये समाज में असमानता को उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर एवं शैली स्त्रीकरण के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, प्रॉपर्टी, मेंटली सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, ये उस समाज के उसके स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों में जो मृत्यु दर है, लंबी आयु है, शारीरिक एवं मानसिक रोग है, संतानों की संख्या है, वैवाहिक संघर्ष है, तलाक है, पृथकता है आदि की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार से मकान एवं पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा एवं पुस्तकों का वह प्रयोग करेगा, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। तो प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर व शैली में भिन्नता देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक स्त्रीकरण की मुख्य रूप से ये 5 विशेषताएं बताई गई है। थैंक यू।